स्टील का लंच बॉक्स एक शार्प जानी पहचानी क्लिके से साथ खुला। अंदर फॉइल में लिपटे टू पराठे थे और मैंगो पिकल का एक छोटा प्लास्टिक कंटेनर था। 14 ईयर ओल्ड आरव ने ठाणे में स्कूल कोर्टयार्ड की कंक्रीट बेंच पर अपना नैपकिन खोला। उसके सामने उसके क्लासमेट रोहन ने वाटर बॉटल का कैप खोला और एक ड्रामेटिक आभरी। मेरे डैड ने कल एक नई कार खरीदी, आधा शो ऑफ करते हुए और आधा कंप्लेन करते हुए रोहन ने कहा। एक क्रेटा। लेकिन वो पूरी मॉर्निंग कंप्लेन कर रहे थे क्योंकि बैंक ने लोन क्लियर करने में 4 डेज लगा दिए और अब उन्हें एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ रही है। आरव ने अपने पराठे का एक बाइट लिया। 4 ईयर्स पहले उसकी मदर मेघना ने उसे किचन टेबल पर बिठाकर समझाया था कि एक स्मॉल 500 रुपीज मंथली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, एक पुरानी ग्रॉसरी इनवॉइस के पीछे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कर्व्स ड्रॉ करते हुए। वो लेसन उसके दिमाग में बैठ गया था और उसके साथ एक शांत सेकंड लैंग्वेज की तरह बढ़ता गया। आरव ने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में नीचा दिखाने की कोई भावना नहीं थी, नहीं शो ऑफ करने की कोई डिजायर। ये प्योर प्रैक्टिकल हैबिट से निकला एक सवाल था। इंटरेस्ट रेट क्या है? आरव ने पूछा। रोहन ने पलकें झपकाई, अपना सैंडविच मुंह तक ले जाते जाते बीच में रोकते हुए बोला, क्या चीज? लोन पर इंटरेस्ट रेट, आरव ने प्यार से कहा। क्या ये फिक्स्ड है या फ्लोटिंग? टेन्योर क्या है? मुझे नहीं पता, रोहन अचानक अनश्योर सा होकर बड़बड़ाया। कार लोन तो बस कार लोन ही होता है ना, आप हर मंथ ईएमआई पे करते हो। आरव ने अपना खाना निगला और सॉफ्टली स्माइल किया। आपको पता लगाना चाहिए, मेरी मॉम कहती हैं कि किसी और को आपसे पैसे चार्ज करने का राइट देने से पहले आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आपके मनी की क्या कॉस्ट है। ठाणे के भीड़ भरे स्कूल यार्ड में सिल्वर फॉइल और लंच बॉक्स के बीच एक टीनेजर द्वारा दूसरे टीनेजर से पूछी गई वह ब्रीफ बातचीत कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई थी, वह टेलीवाइज नहीं हुई थी, वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं हुई और न ही कभी किसी इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रीफ में जगह पाएगी। फिर भी वही सिंगल क्वेश्चन वह जगह है जहां रियल रेवोल्यूशन बसता है। यह ठीक वही मोमेंट है जब फाइनेंशियल लिटरेसी किताबों या स्प्रेडशीट्स में पाया जाने वाला सिर्फ एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट बनकर नहीं रह जाती, बल्कि एक लिविंग सेल्फ प्रोपेगेटिंग फोर्स बन जाती है। जब कोई बच्चा यह पूछना सीख जाता है कि पैसे की कीमत क्या होती है, तो जनरेशनल फाइनेंशियल ब्लाइंडनेस की साइकिल टूट जाती है और एक बार टूटने के बाद ये ना रुकने वाले कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह बाहर की तरफ फैलती चली जाती है। सर्कल 1, द फोर्ट्रेस विद इन द सेल्फ। यह समझने के लिए कि एक शांत रिवॉल्यूशन कितनी दूर तक पहुंच सकता है, इंसान को सबसे पहले यह देखना होगा कि यह कहां जड़ें जमाता है, खुद अपने घर के अंदर। अर्जुन और प्रिया के बारे में सोचिए। 5 ईयर्स पहले उनकी डोमेस्टिक लाइफ उस साइलेंट एम्बियंट एंग्जाइटी से घिरी थी जो मिलियंस इंडियन हाउस होल्ड्स को परेशान करती है। वे पेचेक टू पेचेक जी रहे थे, क्रेडिट कार्ड के मिनिमम पेमेंट्स को बैलेंस कर रहे थे, स्टेटस परचेज के पीछे भाग रहे थे और लोन एलिजिबिलिटी को ही असली वेल्थ समझने की भूल कर रहे थे। किसी अननोन नंबर से आने वाली हर फोन कॉल एड्रेनालिन रश पैदा कर देती थी कि क्या वह कोई डोइट कलेक्टर है, लेस्ट प्रीमियम की डिमांड करने वाला कोई इंश्योरेंस एजेंट है, या फिर कोई ऐसी फैमिली इमरजेंसी है जिसका खर्च वे नहीं उठा सकते। मिडिल क्लास के लिए बिछाए गए फाइनेंशियल ट्रैप्स को अनलर्न करने का कॉन्शियस लेने के 5 ईयर्स बाद उनकी लाइफ अब पूरी तरह से अलग दिखती है। उनका डेट अब खत्म हो चुका है, उनके हाई कॉस्ट क्रेडिट कार्ड्स बहुत पहले कैंसिल कर दिए गए थे। उनकी जगह अब एक लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में सेफली रखा हुआ इमरजेंसी फंड है जो 8 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करता है। उनके पास अर्जुन के कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर से अलग पर्याप्त प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस और एक कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली हेल्थ कवर मौजूद है। उनकी मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपी हर महीने की 3rd डेट को ऑटोमेटिकली चलती हैं, जो शांत तरीके से एक ऐसा पोर्टफोलियो बना रही हैं जो 12 लाख रुपीस को क्रॉस कर चुका है। कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। सर्कल 4, नेशन सिस्टमिक रेजिलियंस। सर्कल 3, कम्युनिटी ग्रासरूट्स पावर। सर्कल 2, फैमिली लेगेसी शिफ्ट। सर्कल 1। फिर भी उनके ट्रांसफॉर्मेशन का सही मेजरमेंट उनकी नेटवर्थ स्टेटमेंट में नहीं मिलता, ये उनके पोस्चर में दिखता है। अर्जुन अब इस डर से परफॉर्मेंस रिव्यूज में नर्वस होकर सिर नहीं हिलाता कि अचानक जॉब छूटने से उसका घर डूब जाएगा। प्रिया को अब फैमिली वेडिंग का इनविटेशन आने पर पेट में अजीब सी घबराहट महसूस नहीं होती, ये जानकर कि सोशल ऑब्लिगेशंस के लिए उनके पास एक डेडिकेटेड सिंकिंग फंड है। उनका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए नहीं कि वे सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अमीर हैं, बल्कि इसलिए कि वे सोवरन हैं। उनका अपने टाइम, अपनी चॉइसेस और अपनी पीस ऑफ माइंड पर पूरा कंट्रोल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पर्सनल सोवरनिटी कभी ही फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती, ये तो बस वो कोर है
जहां से चेंज की अगली लेयर एक्सपैंड होती है। सेक्शन ब्रेक। सर्कल 2, द रिपल अक्रॉस द फैमिली ट्री। फाइनेंशियल लिटरेसी नेचुरल तरीके से कॉन्टेगियस होती है, लेकिन ये लेक्चर्स के जरिए शायद ही कभी फैलती है। ये ऑब्जर्वेशन से फैलती है। जब बेल्लारी में अर्जुन की छोटी बहन ने देखा कि उसके भाई ने शॉर्ट टर्म फैमिली लोन्स मांगना बंद कर दिया है और बिना किसी फाइनेंशियल ड्रामे के शांति से अपना घर संभालना शुरू कर दिया है, तो उसने उससे पूछा कि क्या बदला है। अर्जुन ने उसे कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल गाइड नहीं भी भेजी। उसने उसकी एक बेसिक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में मदद की और एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में उसकी पहली 500 रुपीस मंथली SIP सेटअप करवाई। बेल्लारी में, जहां फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हिस्टोरिकली गोल्ड, ज्वेलरी और दूर के रिश्तेदारों द्वारा बेची गई लो यील्डिंग एंडोमेंट पॉलिसीज तक ही सीमित थे, वहां अब एक यंग वुमन इंडिया के टॉप बिजनेसेस में डायरेक्ट स्टेक रखती है। ये रिपल फैमिली ट्री में और ऊपर तक गई। अर्जुन के फादर, जो एक रिटायर्ड फार्मर हैं और जिनकी लाइफ सेविंग्स दशकों से कॉटन गद्दे के नीचे फिजिकल कैश और लो इंटरेस्ट बैंक सेविंग्स अकाउंट्स में पड़ी थीं, उन्होंने अपने बेटे की डिसिप्लिन्ड अप्रोच को देखा। 70 ईयर्स तक उस बुजुर्ग इंसान का मानना था कि फिजिकल लैंड या फिजिकल कैश के बाहर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शहर के लोगों द्वारा गांव वालों को लूटने के लिए बनाया गया एक स्कैम है। अर्जुन को अपने फादर का ट्रस्ट हासिल करने में 2 ईयर्स की पेशेंट और शांत बातचीत लगी। आखिरकार बुजुर्ग पिता गद्दे के नीचे से 50,000 रुपीज निकालकर उन्हें सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम SCSS में डालने के लिए राजी हो गए, जो सीधे बैंक अकाउंट में रेगुलर और गारंटीड क्वार्टरली पे आउट देने वाला एक गवर्नमेंट समर्थित इंस्ट्रूमेंट है। अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम फादर ने एक इंडिपेंडेंट इनकम स्ट्रीम की डिग्निटी एक्सपीरियंस की, जिसके लिए किसी फिजिकल लेबर की जरूरत नहीं थी और उनके प्रिंसिपल कैपिटल पर कोई रिस्क भी नहीं था। फाइनेंशियल डिसिप्लिन स्प्रेड हुआ। अर्जुन और प्रिया ने डेट क्लियर किया और 12 लाख रुपीज का पोर्टफोलियो बनाया। बेल्लारी में सिस्टर ने पर मंथ 500 रुपीज की इंडेक्स SIP स्टार्ट की। फादर, जो एक फार्मर हैं, उन्होंने 50,000 रुपीज SCSS में मूव कर दिए। मदर इन लॉ ने मदुरै में 1,000 रुपीज पर मंथ की RD ओपन की। मदुरै में प्रिया की मदर के साथ भी ऐसा ही एक चेंज आया। अपनी पूरी लाइफ अपने हस्बैंड के फाइनेंशियल शैडो में जीने के बाद उनके खुद के नाम पर कभी कोई बैंक अकाउंट नहीं था, जब तक कि ईयर्स पहले जनधन योजना की शुरुआत ने इसके दरवाजे नहीं खोल दिए। तब भी वह अकाउंट बिना किसी पर्पस के सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा बनकर डोरमेंट पड़ा रहा। प्रिया की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से इंस्पायर होकर मदर ने एक बोल्ड स्टेप उठाने का फैसला किया। अपने सिलाई के काम से बचाए गए पैसों का यूज करके उन्होंने लोकल पब्लिक सेक्टर बैंक ब्रांच में अपने नाम पर 1,000 रुपीज मंथली की रिकरिंग डिपॉजिट शुरू की। यह पहला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था जिसकी वह इंडिपेंडेंटली ओनर बनी थी। जब वह अपनी पासबुक पकड़ती हैं और प्रिंटेड बैलेंस पर अपना अंगूठा फेरती हैं, तो वह सिर्फ पेपर पर लिखे नंबर्स को नहीं देख रही होती हैं, वह अपनी सेल्फ रिलायंस को देख रही होती हैं। वह ये प्रूव कर रही हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम और अधिकार हर किसी का है, चाहे उनकी एज, जेंडर या बैकग्राउंड कुछ भी हो। सेक्शन ब्रेक। सर्कल 3, द गैदरिंग इन द कम्युनिटी हॉल। जब इंडिविजुअल हाउस होल्ड स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हैं, तो उनकी एक्स्ट्रा बैंडविड्थ अक्सर कम्युनिटी एक्शन में बदल जाती है। नागपुर में रवि, जो दिन में अकाउंट्स असिस्टेंट था और अपनी फैमिली के मेडिकल डेट्स चुकाने के लिए लेट नाइट फ्रीलांसिंग शिफ्ट्स में काम करता था, उसने डिसाइड किया कि जिस नॉलेज ने उसकी लाइफ बचाई वह इतनी वैल्यूएबल है कि उसे सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उसने कोई कमर्शियल फाइनेंशियल एडवाइजिंग फर्म स्टार्ट नहीं की, न ही उसने सेंसेशनल थंबनेल्स से भरा कोई यूट्यूब चैनल लॉन्च किया और न ही ग्लॉसी बिजनेस कार्ड्स प्रिंट करवाए। इसकी जगह उसने अपने लोकल पड़ोस के कम्युनिटी हॉल के केयरटेकर से पूछा कि क्या वह संडे की सुबह 8 AM और 9:30 AM के बीच 2 प्लास्टिक टेबल्स और कुछ फोल्डिंग चेयर्स यूज कर सकता है। उसने इसका नाम मनी चाय सेशन रखा। फर्स्ट संडे को 3 लोग आए, उसका नेबर, एक लोकल चाय वाला और एक क्यूरियस हाई स्कूल टीचर। रवि अपना सेकंड हैंड लैपटॉप, एक व्हाइट बोर्ड मार्कर और गर्म चाय का एक फ्लास्क लेकर आया। उसने सिंपल घरेलू एग्जाम्पल्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल आइडियाज को आसान और रोजमर्रा की लैंग्वेज में समझाया। उसने समझाया कि नो कॉस्ट EMI पर हाई एंड स्मार्टफोन खरीदना बस उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपने फ्यूचर सेल्फ से उधार लेना है जिन्हें आप आज पसंद भी नहीं करते। उसने उन्हें दिखाया कि इंश्योरेंस रिटर्न पाने का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि बड़े फाइनेंशियल लॉस से बचाने वाली एक ढाल है। उसने म्यूचुअल फंड्स को आसान बनाते हुए समझाया
कि इक्विटी बस इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की प्रॉफिटेबल फैक्ट्रीज में एक छोटी सी ईंट खरीदने जैसा है। संडे मनी चाय, कम्युनिटी हॉल, नागपुर, 8 AM। 50-year-old ऑटो ड्राइवर जिनके पास सिर्फ हाई इंटरेस्ट लोन्स थे, उन्होंने अपना पहला डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ओपन किया और 1000 रुपीज पर मंथ वेल्थ एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया। 22-year-old ब्यूटिशियन जिन्हें रिश्तेदार ने एक्सपेंसिव यूलिप सेल कर दिया था, उन्होंने यूलिप कैंसिल किया, प्योर टर्म प्लान बाय किया और अपनी सेविंग्स को इमरजेंसी फंड में रिएलोकेट किया। 4th मंथ तक 40 लोग हॉल में खचाखच भर गए थे। ड्राइवर्स, शॉपकीपर्स, यंग कॉर्पोरेट ट्रेनीज, रिटायर्ड क्लर्क्स और होममेकर्स एक साथ साइड बाय साइड बैठे थे और सस्ती पेपर नोटबुक में नोट्स बना रहे थे। उनमें एक 50-year-old ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी था, जिसने हर बार अपनी गाड़ी रिपेयर कराने के लिए लोकल साहूकारों को 30 ईयर्स तक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे किए थे। रवि की गाइडेंस में उसने अपना फर्स्ट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अकाउंट खोला और बिना कोई लोन लिए अपनी अगली रिक्शा सीधे खरीदने के एम से 1000 रुपीज की मंथली SIP स्टार्ट की। बैक रो में एक 22-year-old ब्यूटिशियन बैठी थी। एक उत्साही अंकल ने बातों में फंसाकर उसे एक एक्सपेंसिव यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूलिप खरीदवा दिया था, जो बहुत कम लाइफ कवर देते हुए उसकी मंथली अर्निंग्स का 30% खा जाता था। रवि के 2 सेशंस अटेंड करने के बाद उसने प्रोडक्ट की हाई कॉस्ट और लो यूटिलिटी को पहचान लिया। उसने पॉलिसी सरेंडर कर दी, शुरुआत के लॉस को शांति से झेला और अपने पैसों को एक लो कॉस्ट हाई कवर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ रिडायरेक्ट कर दिया। बाकी बचे पैसों को एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड में लगा दिया। रवि ने कुछ भी चार्ज नहीं किया, उन्होंने कोई कमीशन स्वीकार नहीं किया। उनका रिवॉर्ड तो बस उस शांत सेटिस्फैक्शन में था जो अपनी कम्युनिटी को एक एक इन्फॉर्मड डिसीजन के साथ फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी से बाहर निकलते देखकर मिलता था। सेक्शन ब्रेक। सर्कल 4, द आर्किटेक्चर ऑफ अ रेजिलिएंट नेशन। अगर आप नागपुर में रवि के कम्युनिटी हॉल से जूम आउट करके इंडियन सबकॉन्टिनेंट के विशाल फैलाव को देखें तो चैलेंज और अपॉर्चुनिटी का असली स्केल क्लियर हो जाता है। इंडिया 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का घर है, फिर भी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और स्काईरॉकेटिंग स्टॉक मार्केट इंडाइसेज की हेडलाइंस के पीछे एक सोबरिंग रियलिटी छिपी है। 4 करोड़ से भी कम इंडिविजुअल्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जरिए म्यूचुअल फंड्स में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं। 15 करोड़ से भी कम सिटीजन्स के पास बिग कैश स्ट्रैप्ड गवर्नमेंट सेफ्टी नेट्स के अलावा पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है। नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन NCFE और सेबी द्वारा कंडक्ट किए गए सर्वे के मुताबिक इंडिया में ओवरऑल फाइनेंशियल लिटरेसी रेट G20 नेशंस में सबसे कम में से एक है। ये किसी इकोनॉमिक रिपोर्ट में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं, ये एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी की अरिथमेटिक को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका मतलब है कि इंडियन मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स की वास्ट मेजॉरिटी के लिए एक सिंगल क्रिटिकल मेडिकल डायग्नोसिस, एक सडन पिंक स्लिप या एक अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक शॉक ही दशकों की हार्ड वर्क को वाइप आउट करने और एक फैमिली को वापस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में धकेलने के लिए काफी है। ड्यूअल अर्थमेटिक वल्नरेबिलिटी अर्थमेटिक 140 करोड़ पॉपुलेशन, 4 करोड़ से कम एक्टिव SIPs, हेल्थ या जॉब शॉक्स के प्रति हाई फ्रेजिलिटी लीड्स टू रेजिलियंस अर्थमेटिक 1 रीडर टीचेज 1 लर्नर 2 टाइम्स ग्रोथ एक्सपोनेंशियल नॉलेज कंपाउंडिंग। हालांकि वही मैथमेटिकल रूल्स इस वल्नरेबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं, इसे सॉल्व करने का रास्ता भी रिवील करते हैं। कंपाउंडिंग की मैथमेटिक्स ह्यूमन नॉलेज पर अप्लाई होने पर भी उतनी ही इफेक्टिवली काम करती है जितनी कि फाइनेंशियल कैपिटल पर अप्लाई होने पर। इमेजिन कीजिए कि क्या होता है जब फाइनेंशियल लिटरेसी वर्ड ऑफ माउथ से फैलती है। अगर कोई किताब पढ़ने वाला या इन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को सीखने वाला हर इंसान सिर्फ एक और इंसान को सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, चाहे वो कोई भाई बहन हो, कलीग हो, पड़ोसी हो, डोमेस्टिक वर्कर हो या बच्चा हो, तो फाइनेंशियली सिक्योर सिटीजन्स का पूल डबल हो जाता है। अगर वे नए इन्फॉर्म्ड लोग अपनी नॉलेज को सिर्फ एक और इंसान तक पहुंचाते हैं तो वो पूल फिर से डबल हो जाता है। जैसे ही यह समझ शहरों, कस्बों और गांवों में फैलती है, नेशनल बैलेंस शीट शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। यह कोई हवाई ऑप्टिमिज्म नहीं है, यह जियोमेट्रिक ग्रोथ की प्रैक्टिकल पावर है। जब मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज अननेसेसरी फीस, प्रेडेटरी लोन प्रोडक्ट्स, हाई कॉस्ट डेट्स और टॉक्सिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा गंवाना बंद कर देती हैं, तो वो प्रिजर्व्ड कैपिटल फैमिली यूनिट के अंदर ही रहती है। यह स्टूडेंट लोन्स के बोझ के बिना हायर एजुकेशन को फंड करता है। यह अगली जनरेशन पर बोझ डाले बिना कंफर्टेबल रिटायरमेंट सिक्योर करता है।
यह अनसस्टेनेबल लेवरेज के बजाय सॉलिड बैलेंस शीट्स पर बनी जेन्युइन ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है। फाइनेंशियली लिटरेट हाउसहोल्ड्स से बना देश एक ऐसा देश होता है जिसे प्रेडेटरी फाइनेंशियल प्रैक्टिस से आसानी से एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा देश है जहां इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ टॉप पर कंसंट्रेटेड नहीं होती बल्कि बेस पर मजबूती से जुड़ी होती है। सेक्शन ब्रेक। द टेबल रिविजिटेड। ये देखने के लिए कि यह फ्यूचर कैसा दिखता है, हमें वहां वापस लौटना होगा जहां से यह स्टोरी शुरू हुई थी, फैमिली डाइनिंग टेबल पर। चैप्टर 1 की डाइनिंग टेबल को याद कीजिए। उस पुरानी घिसी हुई लकड़ी, सिर के ऊपर की तेज ट्यूब लाइट और सालों पहले की उस शाम की भारी दम घुंटने वाली खामोशी के बारे में दोबारा सोचिए। आप शायद अभी भी पापा को वहां बैठे हुए इमेजिन कर सकते हैं, जो कॉर्पोरेट टर्मिनेशन लेटर को बिना किसी एक्सप्रेशन के घूर रहे थे। आप मम्मी की आंखों में उस शांत घबराहट को याद कर सकते हैं जब वह कैलकुलेट कर रही थीं कि उनके सेविंग्स अकाउंट का बचा हुआ बैलेंस कितने महीनों तक चलेगा। आप उस छोटे बच्चे की कंफ्यूजन को महसूस कर सकते हैं जो बड़ों को एक ही भयानक मोमेंट में ये रियलाइज करते हुए देख रहा था कि दशकों की कड़ी मेहनत ने उन्हें पूरी तरह से फाइनेंशियल बर्बादी के कगार पर छोड़ दिया था। अब समय में थोड़ा आगे बढ़िए। ठीक उसी डाइनिंग टेबल को 20 ईयर्स बाद इमेजिन कीजिए। टेबल पॉलिश की हुई है, लेकिन कमरा बिल्कुल अलग फील होता है। हवा हल्की, शांत और अनदेखी चिंताओं से बिल्कुल फ्री है। आज रात टेबल पर कोई टूटा हुआ और परेशान पेरेंट नहीं बैठा है जो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि अगले महीने का रेंट कैसे पे करना है। वहां पापा के पोता या पोती बैठे हैं, शायद मेघना का बेटा आरव, जो अब एक यंग एडल्ट है, या कविता की बेटी, या संतोष का बेटा। डाइनिंग टेबल देन एंड नाउ। पास्ट चैप्टर 1 शॉक टर्मिनेशन टेक्स्ट। नो इमरजेंसी रनवे फ्रेजाइल कैश से सेविंग्स फियर ऑफ द अननोन लीड्स टू फ्यूचर चैप्टर 12 काम फाइनेंशियल प्लान SIPs रनिंग सिंस 18 अंडर हैंडेड डेट 0 इन्फॉर्मड सोवरेंटी। ये यंग एडल्ट ऐसे घर में बड़ा हुआ है जहां पैसा कोई टैबू सब्जेक्ट नहीं था, जिसके बारे में सिर्फ सोने के बाद फुसफुसाते हुए बहसों में बात की जाती हो। वे अपने पेरेंट्स को शांति से एसेट एलोकेशन स्प्रेडशीट्स चेक करते, इमरजेंसी बफर्स डिस्कस करते और म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट्स को एक साथ रिव्यू करते हुए देखते हुए बड़े हुए हैं। उन्होंने एक समर इंटर्नशिप से अर्न की गई इनकम का यूज करके 18 की उम्र में अपना पहला सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ओपन किया था। वे एग्जैक्टली जानते हैं कि क्रेडिट स्कोर्स कैसे काम करते हैं और एक प्रिस्टीन क्रेडिट हिस्ट्री कैसे मेंटेन की जाती है। वे एक बेसिक कॉर्पोरेट बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, रियल इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं और एसेट और लायबिलिटी के बीच के डिफरेंस को समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वे उस फंडामेंटल ट्रूथ को समझते हैं जिसे सीखने में उनके ग्रैंड पेरेंट्स को पूरी लाइफ लग गई। गोल्ड और प्रॉपर्टी हेरिटेज और कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी वेल्थ और ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करती है। यह यंग एडल्ट कभी भी किसी सडन ले ऑफ लेटर से सरप्राइज नहीं होगा। वे कभी किसी पुशी रिलेटिव के झांसे में आकर हाई कमीशन एंडोमेंट पॉलिसी नहीं खरीदेंगे। वे बिना फाइन प्रिंट पढ़े कभी कोई लोन एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे और वे मार्केट क्रैश के दौरान कभी पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि वे समझते हैं कि वोलेटिलिटी बस लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कीमत है। वह ग्रैंड चाइल्ड ही रिवॉल्यूशन है। यह कोई ऐसा रिवॉल्यूशन नहीं है जो बैनर्स, प्रोटेस्ट मार्चेस या एंग्री ऑनलाइन पोस्ट से लड़ा जाए। इसके लिए किसी लेजिस्लेटिव पॉलिसी चेंज या कॉर्पोरेट प्रॉमिस की जरूरत नहीं है। यह इस बात में एक इरिवर्सिबल शिफ्ट है कि एक फैमिली मनी से कैसे रिलेट करती है, जो लाखों घरों में जनरेशन आफ्टर जनरेशन चुपचाप दोहराया जाता है। डिकेड्स से फाइनेंशियल सिस्टम को मिडिल क्लास की फाइनेंशियल नॉलेज की कमी से प्रॉफिट कमाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो हाई फीस, हिडन इंटरेस्ट कॉस्ट्स और इमोशनल सेल्स टैक्टिक्स पर डिपेंड करता था, ताकि पिरामिड के बॉटम से टॉप तक वेल्थ मूव की जा सके। लेकिन जब एक फैमिली सीख जाती है कि यह गेम कैसे खेला जाता है, तो रूल्स बदल जाते हैं। सिस्टम देखता है कि बॉटम के लोग अब अनप्रिपेयर्ड नहीं हैं, उन्होंने अनशेकेबल फाइनेंशियल फोर्ट्रेसेस बनाना सीख लिया है। इंडियन मिडिल क्लास की स्टोरी को क्वाइट डेस्पिरेशन, एंडलेस सैक्रिफाइस और सडन फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी की बार बार दोहराई जाने वाली कहानी होने की जरूरत नहीं है। यह इंडिपेंडेंस, डिग्निटी और जनरेशनल स्ट्रेंथ की स्टोरी हो सकती है। टूल्स आपके हाथों में हैं, चॉइसेस आपकी हैं। यह साइकिल आपके साथ रुकती है। सेक्शन ब्रेक। इंडियन मिडिल क्लास के लिए रेजिस्टेंस का सबसे रेडिकल एक्ट गुस्सा नहीं है, यह नॉलेज है, और अब यह आपके पास है।